हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एडुपेडिया के द्वारा जो करंट अफेयर्स अभी दोस्तों हाल ही में निकाला गया है। ये दोस्तों वार्षिकी है तो 2025 का है दोस्तों, जो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का आया है दोस्तों। जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का करंट है दोस्तों। अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, इसी बुक से दोस्तों पूछने की 100% संभावना है दोस्तों। क्योंकि देखिए, आपका किसी भी एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम होगा दोस्तों, एग्ज़ाम से एक ईयर बैक का आप मान के चलिएगा आपको करंट आएगा वहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये एडुपेडिया दोस्तों बहुत ही ऑथेंटिक बुक है दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका क्वेश्चन सेटिंग करने का तरीका बहुत ही यूनिक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एडुपेडिया करंट अफेयर्स दोस्तों बुक का आज से दोस्तों शुभारंभ कर रहे हैं इस बुक का दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम ये दो सेट इसमें 2 सेशन लाएंगे दोस्तों पर डे। एक रहेगा दोस्तों इसका थ्योरी, पूरा थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे। और सेकंड जो सेशन चलेगा दोस्तों, उसमें पर डे दोस्तों एक सेट, इसका जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है दोस्तों, एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, उसको पर डे एक सेट करके करवाएंगे दोस्तों। 10 दिन के अंदर दोस्तों ये पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे। और मतलब बुक कंप्लीट होगा दोस्तों, फिर उसको रिवीजन करेंगे दोस्तों। आपको पूरा करंट, और मेरे चैनल पे दोस्तों करंट का स्पेशली पहले से ही एक सेशन चल रहा है दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स। तो आप लोग वो भी देखना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले इसका विषय सूची देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है हम लोग का यहाँ पे सबसे पहला है मित्रों, देखिए पहला है ये 1 नंबर में हम न्यूज 365 मतलब संपूर्ण एक वर्ष के घटनाक्रम का विस्तृत वर्णन करेंगे दोस्तों। जो पेपर कटिंग रहेगा वो करेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, तब दोस्तों हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेशी भाषाएं, ये सब जितने सारे हैं टोटल दोस्तों ये करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो है टोटल टॉपिक है दोस्तों, टोटल है दोस्तों इसमें 50, टोटल 51 दोस्तों टॉपिक है। 51 टॉपिक को दोस्तों हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना है दोस्तों, हर हाल में कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तब फिर इसको रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखिए पहला जो है दोस्तों, न्यूज @365 मतलब कि 1 साल का दोस्तों न्यूज है ये। देखिए दोस्तों, इसमें है G20 शिखर सम्मेलन, जो अभी जो G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ये है। देखिए दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024, G20 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो लिया गया दी इंडियन एक्सप्रेस के मतलब कि ऑथेंटिक पेपर से लिया गया दोस्तों। देखिए 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में संपन्न हुआ दोस्तों। अभी जो दोस्तों G20 हुआ है 18 से 19 नवंबर को दोस्तों, ये 2024 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में संपन्न हुआ है। थीम है दोस्तों, इस बार के G20 का थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण दोस्तों इसका थीम है। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु है दोस्तों इस बार के। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु है मित्रों, सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरबपतियों पर कर, ऊर्जा परिवर्तन के उपाय, वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के साथ साथ 2025 में COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन का समर्थन करना दोस्तों। आगे दोस्तों अगला पॉइंट है भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया दोस्तों। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। आगे दोस्तों, यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देकर देश संचालित साक्ष्य आधारित कार्यक्रमों का समर्थन करता है मित्रों। वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार लाना दोस्तों, सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ाना दोस्तों, ये सब इसके प्रमुख लक्ष्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत G20 के दौरान दोस्तों, देखिए भारत में जो G20 हुआ था दोस्तों, उसके दौरान क्या क्या हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर अक्षय ऊर्जा साझेदारी
की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में दो तरफा निवेश को बढ़ावा देना है दोस्तों। भारत और इटली ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 का अनावरण किया, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को रेखांकित करती है दोस्तों। भारत और इटली ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 का अनावरण किया। दोस्तों, और ये रेखांकित करती है। देखिए दोस्तों, भारत और इटली, देखिए दोस्तों, भारत G20 के दौरान जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों, G20 के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर अक्षय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में दो तरफा निवेश को बढ़ावा देना था दोस्तों। दो तरफा निवेश को बढ़ावा देना था। और भारत और इटली ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 का अनावरण किया, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को रेखांकित करती है। भारत चीन सीमा पर सैन्य बलों की वापसी में हुई प्रगति को दोनों देशों ने स्वीकार किया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए G20। देखिए दोस्तों, G20 जो है, G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान G20 को राज्य सरकार प्रमुखों के स्तर तक उन्नत किया गया दोस्तों। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान G20 को राज्य सरकार प्रमुखों के स्तर तक उन्नत किया गया। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ AU को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2025 तथा 2026 में दोस्तों, देखिए, वर्ष 2025-2026 में G20 की अध्यक्षता क्रमशः दक्षिण अफ्रीका 2025 में करेगी और 2026 में USA को सौंपी गई दोस्तों G20 की अध्यक्षता। 25 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को और 26 में दोस्तों USA को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई दोस्तों। आगे दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024। देखिए दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ दोस्तों। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिला। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, जबकि जेड वेंस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया दोस्तों। जेड वेंस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया फ्रेंड्स। आगे देखिए दोस्तों, बोल रहा है 132 सालों में डोनाल्ड ट्रंप दूसरा गैर लगातार कार्यकाल जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं और 1892 में ग्रोवर के क्लीवलैंड के बाद ऐसा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज 78 वर्ष के राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों। पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव के विजेता को 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा दोस्तों, जो कि अभी दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप नियुक्त हो चुके हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसका जो चुनाव का जो प्रक्रिया है दोस्तों, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव है, जिसमें अमेरिका के नागरिक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। एक हो गया प्राइमरी और कॉकस। उसके बाद दोस्तों सेकंड हो गया दोस्तों राष्ट्रीय संवहन। थर्ड में दोस्तों चुनाव प्रचार, 4 में है आम चुनाव और 5 में दोस्तों निर्वाचक मंडल। प्राइमरी और कॉकस में देखिए दोस्तों क्या होता है। प्राइमरी और कॉकस में रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक
पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए प्रत्येक राज्य में प्राइमरी चुनाव और कॉकस आयोजित करती है दोस्तों। और राष्ट्रीय सम्मेलन में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सम्मेलन में दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का आधिकारिक नामांकन होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का आधिकारिक नामांकन होता है। और निर्वाचक मंडल में देखिए दोस्तों, निर्वाचक मंडल में प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों की एक निश्चित संख्या होती है तथा किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 538 में से 270 निर्वाचक मतों की आवश्यकता होती है दोस्तों। 538 में से 270 निर्वाचक मतों की आवश्यकता होती है दोस्तों। रिपब्लिकन पार्टी को 50.4 मत और 312 निर्वाचक प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी को 48% मत एवं 225 निर्वाचक मत प्राप्त हुए हैं। नोट में देखिए दोस्तों, अमेरिका में निर्वाचक मंडल प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पात्रता देखिए दोस्तों, इसमें क्या चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? यूएसए का जन्मजात नागरिक होना चाहिए दोस्तों, यूएसए का जन्मजात नागरिक होना चाहिए और 14 वर्षों से यूएसए का निवासी भी रहना चाहिए दोस्तों, और उम्र कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए दोस्तों। आगे दोस्तों 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन देखिए दोस्तों, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये जो है दोस्तों 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों, बाईस से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विषय है दोस्तों इसका न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, कजान घोषणा पत्र में क्या क्या हुआ? कजान घोषणा पत्र में दोस्तों व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सीमा पर भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना, ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज दोस्तों, ब्रिक्स अनाज विनियम और ब्रिक्स सीमा पार भुगतान प्रणाली की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए समझौता। ब्रिक्स के विस्तार के लिए 13 देशों को आमंत्रित किया गया दोस्तों, क्यूबा को, बोलिविया को, बेलारूस को, तुर्किया को, अल्जीरिया को, नाइजीरिया को, उसके बाद दोस्तों युगांडा को, इंडोनेशिया को, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को बुलाया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस बनाने की भारत की पहल को मान्यता दी गई दोस्तों। और ब्रिक्स देखिए दोस्तों, ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक शब्द का आविष्कार ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया था दोस्तों। वर्ष 2006 में समूह ने सर्वप्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ दोस्तों। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। जब से शामिल हुआ तब से दोस्तों इसमें जुट गया ब्रिक्स का महत्व देख के क्या क्या है दोस्तों? वैश्विक जनसंख्या का लगभग 41% भागीदारी ब्रिक्स का है दोस्तों। वैश्विक जीडीपी का 24% हिस्सा है ब्रिक्स का है दोस्तों। वैश्विक व्यापार में 16% योगदान ब्रिक्स देशों का है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। बिहार का दोस्तों देखिए पहला ड्राई पोर्ट, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहटा में राज्य के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया दोस्तों। इस सुविधा का उद्देश्य वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है दोस्तों, जिसका मुख्य बिंदु है दोस्तों उद्घाटन वाले दिन ही यहां से 90 कंटेनरों ये पहली खेप रूस भेजी गई। यहाँ रूस भेजी गई। ड्राई पोर्ट अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। यह एक प्रकार कार्गो टर्मिनल है जो
रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों से सीधा जुड़ा होता है। विभिन्न जगहों से बंदरगाहों तक माल लाने और ले जाने के दौरान ड्राई पोर्ट एक सेतु के रूप में काम करता है। यहाँ कंटेनर और अन्य सामानों को अस्थायी रूप से रखा जाता है, फिर ज़रूरत और समय के अनुसार माल को ड्राई पोर्ट से बंदरगाहों या अन्य गंतव्यों तक पहुँचाया जाता है। दोस्तों, बिहटा आईसीडी भारत भर के प्रवेश द्वार बंदरगाहों से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा है, जिनमें शामिल है दोस्तों पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, महाराष्ट्र में नावा सेवा, गुजरात में मुंद्रा। और देखिए बिहार ड्राईपोर्ट को प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड पर स्थापित किया गया है। दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। दोस्तों देखिए हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया गया है। मुख्य निष्कर्ष है दोस्तों इसका, विश्व भर में 1.1 अरब से अधिक लोग तीव्र गरीबी में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, विश्व भर में 1.1 अरब से अधिक लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। दोस्तों, विश्व भर में दोस्तों 1.1 अरब से अधिक लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी के आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। दोस्तों, सर्वाधिक गरीबी वाले देश देखिए दोस्तों, सर्वाधिक गरीबी वाले देश भारत दोस्तों 234 मिलियन। सर्वाधिक गरीबी वाले देश में देखिए दोस्तों भारत 234 मिलियन। दोस्तों, पाकिस्तान 93 मिलियन। दोस्तों, भारत 234 मिलियन, पाकिस्तान 93 मिलियन। दोस्तों, इथियोपिया 86 मिलियन, नाइजीरिया 74 मिलियन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 66 मिलियन। और इन 5 देशों में वैश्विक गरीबी की हिस्सेदारी दोस्तों 48.1% है। दोस्तों, आगे है दोस्तों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। दोस्तों, इसमें दोस्तों इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPH फर्स्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहली बार वर्ष 2010 में जारी किया गया था। वैश्विक MPI 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करते हैं। MPI 0 से 1 तक होता है तथा उच्चतर मान उच्च गरीबी को दर्शाता है। नोट दोस्तों इसका देखिए, भारत का MPI मूल्य दोस्तों 0.015 है। आगे दोस्तों जैव विविधता सम्मेलन CBD का 16वां संस्करण। दोस्तों, जैव विविधता सम्मेलन CBD का 16वां संस्करण दोस्तों हाल ही में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक जैव विविधता पर सम्मेलन का COP16 केली कोलंबिया में आयोजित किया गया। दोस्तों, हाल ही में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक जैव विविधता पर सम्मेलन का COP16 केली कोलंबिया में आयोजित किया गया। COP16 जो है दोस्तों आनुवांशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए केली फंड की स्थापना की गई। दोस्तों, केली फंड की स्थापना की गई। स्वदेशी समूहों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए एक अस्थायी सहायक निकाय की स्थापना की जाएगी। जैव विविधता पहलों का समर्थन करने के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष $200 बिलियन अमेरिकी सुरक्षित करने में सहायता के लिए नई संसाधन जुटाने की रणनीति विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन। दोस्तों देखिए, आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन। जैव विविधता पर सम्मेलन। दोस्तों, जैव विविधता सम्मेलन CBD 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम था। सचिवालय में दोस्तों देखिए दोस्तों जैव विविधता का सचिवालय दोस्तों है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा है। दोस्तों, मॉन्ट्रियल कनाडा है। दोस्तों, CBD को 196 देशों द्वारा
अनुसमर्थित किया गया है। अमेरिका यूएसए एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है जिसने इस अभियान की पुष्टि नहीं की है दोस्तों। कोप 16 का मुख्य लक्ष्य दोस्तों 30x30 लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया दोस्तों। और एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रहा है। आगे है मित्रों, यह आयोजन लगभग 9 वर्षों में किसी भारतीय अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है दोस्तों। यह आयोजन दोस्तों लगभग 9 वर्षों में किसी भारतीय अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। आगे है दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन देखिए दोस्तों, देखिए एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी दोस्तों। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया है। वर्तमान में एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य हैं दोस्तों। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस दोस्तों। टोटल 10 सदस्य हो गए हैं दोस्तों। अभी इसके कौन कौन से है दोस्तों, देखिए चीन हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ईरान दोस्तों 2023 में सम्मिलित हुआ और बेलारूस दोस्तों 2024 में सम्मिलित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एससीओ के 2 स्थायी निकाय है दोस्तों। कौन कौन, देखिए एससीओ का सबसे पहले देखिए सचिवालय जो है दोस्तों ये बीजिंग में है। उसके बाद आगे है दोस्तों, देखिए ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरटीपीएस की कार्यकारी समिति जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। 5 नई भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है दोस्तों। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल 3 अक्टूबर 2024 ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। शास्त्रीय भाषा देखिए दोस्तों, शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में काम करती है जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थर का सार प्रस्तुत करती है। पृष्ठभूमि देखिए दोस्तों, इसका पृष्ठभूमि है दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट में इसके आरंभिक ग्रंथों अभिलिखित इतिहास की अत्यधिक दोस्तों प्राचीनता 1000 वर्षों से अधिक है दोस्तों। सेकंड में दोस्तों प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है दोस्तों। थर्ड में साहित्य परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए दोस्तों। आगे तो शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है दोस्तों। आगे है भारत में शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा है दोस्तों। 5 नवीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हुई है दोस्तों। भाषा से संबंधित राज्य देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र है दोस्तों, मराठी भाषा से संबंधित महाराष्ट्र का मराठी जो कि भाषा से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाली और प्राकृत, एक मराठी भाषा हो गया, दूसरा पाली, थर्ड हो गया प्राकृत
जो पाली प्राकृत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और दोस्तों 1, 2, 3 चौथा है दोस्तों बंगाली, पश्चिम बंगाल में, और असम है असमिया। टोटल 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का नाम प्रयुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नेपाल भारत बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौता। नेपाल भारत बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौता दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। मुख्य बिंदु जो है इसका दोस्तों, देखिए मुख्य बिंदु, नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा। भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट पनबिजली निर्यात करेगा। बिजली के प्रति यूनिट 6.4 मतलब सेंट्स तय की गई है। बिजली के निर्यात से नेपाल को सालाना करीब 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होगी। यह दक्षिण एशिया में सीमा पार ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक व्यापक गति को रेखांकित करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों PSLV C37 मिशन का ऊपरी चरण पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसरो के अनुसार 7 साल पहले 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाले PSLV C37 रॉकेट का ऊपरी चरण फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गई है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है तथा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने के इसरो के लक्ष्य का समर्थन करती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों मुख्य बिंदु जो है दोस्तों इसका, इसरो का लक्ष्य PSLV के ऊपरी चरणों के कक्षीय जीवन काल को घटाकर 5 वर्ष करना है दोस्तों। क्या है दोस्तों मुख्य बिंदु में, इसरो का लक्ष्य PSLV के ऊपरी चरणों के कक्षीय जीवन काल को घटाकर 5 वर्ष करना है। आगे दोस्तों, इसरो के अनुसार उपग्रहों को पहुंचाने के बाद ऊपरी चरण, जिसे PS4 के रूप में जाना जाता है, को लगभग 470 × 494 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ दिया गया था। समय के साथ इसकी कक्षीय ऊंचाई मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के कारण कम हो गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, PSLV C37 को 2017 में लॉन्च किया गया, जिसने एक बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। इनमें 101 विदेशी उपग्रह थे दोस्तों। यह मिशन मुख्यतः चंद्रमा के संसाधनों, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी दी है। लुपेक्स भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रकार है दोस्तों। लुपेक्स भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका मुख्य बिंदु आप लोग देखिए। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स को मंजूरी दी है। लुपेक्स भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मुख्य बिंदु जो है दोस्तों इसका, यह मिशन मुख्यतः चंद्रमा के संसाधनों, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा। लुपेक्स को चंद्रमा की सतह पर 100 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। यह ड्रिलिंग और साइट पर प्रयोगों के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके उन क्षेत्रों का पता लगाएगा जो स्थायी करके उन क्षेत्रों का पता
लगाएगा जो अस्थायी रूप से छायादार स्थान है या जहाँ सूर्य की रोशनी कमी कभी नहीं पहुँचती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का दोस्तों हम लोग का इतना ही थ्योरी कंप्लीट किया है दोस्तों। कल दोस्तों इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। फिर चैप्टर नंबर दोस्तों सेकेंड पे चलेंगे दोस्तों। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह सेशन पसंद आई है दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।